मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और सीटेट के पेपर को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं, साथ ही साथ एस्टेट और राज्य स्तरीय जो परीक्षा हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में सारे प्रश्न जो है ना वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लास हम लोग टेट, सीटेट और एस्टेट के लिए करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। और कल जहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को कंप्लीट किया था, उसी के आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक चीज़ों को कंप्लीट कर दिया था और आज इसके आगे की चीज़ों को हम लोगों को कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। पहले उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। बेहतर तरीके से मैं आप लोग को समझा देता हूँ और उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, तब वहाँ पर हम चलते हैं। क्योंकि अगर चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे नहीं तो फिर वहाँ पर जो चीज़ें दी गई वो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी एक पृथ्वी बना लेते हैं, ठीक है। कर लेते हैं। तो एक पृथ्वी बना लेते हैं हम लोग, ये हमारी बन गई पृथ्वी। अब इस पृथ्वी पर आपको कुछ चीज़ों को समझना है, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको समझना है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें तो ये हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है और इस रेखा को हम लोग क्या करते हैं, इस रेखा को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी कहते हैं। कल वाले सेशन में भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 डिग्री के ऊपर वाला जो भी हिस्सा होता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध से ही अगर हम लोग बात करेंगे तो एक रेखा गुजरती है, वो कौन सी है, तो वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली कर्क रेखा, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। कल वाली क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आज की क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध से एक रेखा गुजरती है, ठीक है। क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध से एक रेखा गुजरती है और इसको क्या करते हैं, इसको 23.5 डिग्री दक्षिण या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो इसके बारे में कल हम लोगों ने बात की थी, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो जो ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, तो ये सूर्य है, ठीक है। ये क्या है, तो ये मान लीजिए सूर्य है। अब सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें तो ये हमारा क्या है, तो ये सूर्य है। और इस सूर्य की अगर हम लोग बात कर लें तो जो सूर्य है ना, तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, वो इन रेखाओं के बीच में पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पड़ रहा है तो सबसे ज़्यादा गर्मी भी क्या होगा, यहाँ पर ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, एकदम सीधा पड़ रहा है, ठीक है। ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनते समझते चलिएगा। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या हो रहा है, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में एकदम सीधा पड़ता है। अब एकदम सीधा पड़ रहा है तो क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहाँ पर पड़ेगी। अब सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा तापमान भी यहीं पर होगा। तो जो ये कर्क रेखा से मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है ना, ये जो कर्क रेखा से मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है ना, ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों, क्योंकि एकदम गर्म वाला है। यहाँ पर क्या होता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं किसको, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा वाले क्षेत्र को, ठीक है। क्या हो रहा है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ रहा है। एकदम सीधा पड़ेगा तो फिर क्या होगा, तो ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगी। ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगी तो फिर क्या होगा, गर्मी होगी और तापमान होगा। तो इस भयंकर गर्म वाले क्षेत्र को, कर्क रेखा से मकर रेखा वाले क्षेत्र को क्या करते हैं हम लोग, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है।
चलिए फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को ऊपर उत्तरी गोलार्ध में बताया था 66.5 डिग्री उत्तर आर्कटिक वृत्त बताया था, आपको याद होगा, कल वाली क्लास आपने देखी होगी। तो ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में मैंने आप लोगों को क्या किया था, 66.5 डिग्री आपको आर्कटिक वृत्त बताया था। और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो 66.5 डिग्री आपको क्या किया था, अंटार्कटिक वृत्त बताया था। ठीक है, क्या किया था, तो 66.5 डिग्री दक्षिण अगर हम लोग बात करेंगे तो 66.5 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 66.5 डिग्री दक्षिण मैंने आपको अंटार्कटिक वृत्त बताया था। ठीक है, क्या किया था, अंटार्कटिक वृत्त बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, अब सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, इस वाले क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस वाले क्षेत्र में आप देखो सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, तिरछा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सूर्य का जो प्रकाश है वो तिरछा पड़ रहा है। तिरछा पड़ रहा है मतलब पूरी तरीके से नहीं पड़ रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन सीधा नहीं पड़ रहा है। अगर इस क्षेत्र की बात करेंगे या फिर इस क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे सूर्य का प्रकाश तो पड़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन सीधा नहीं पड़ रहा है। अब सीधा नहीं पड़ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गर्मी भी होगी और मौसम ठंडा भी होगा। उतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सीधा प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी तो मौसम कैसा होगा, ठंडा होगा भाई। तो जो ये वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है आपका आर्कटिक वृत्त से लेकर के कर्क रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, क्या हो रहा है, आर्कटिक से अगर हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है या फिर मकर रेखा से अंटार्कटिक वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। अब शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहेंगे भाई, अब इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहेंगे, यही आपसे पूछ रहे हैं कि इसको शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहेंगे। तो शीतोष्ण का अगर हम लोग देखो, शीतोष्ण का अगर संधि विच्छेद करोगे, अगर शीतोष्ण का संधि विच्छेद करोगे तो आपको मिलेगा शीत धन उष्ण। शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र क्या होगा, ये वाला क्षेत्र ठंडा गर्म मिक्स होगा। ठीक है, क्या होगा, तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो इसको शीतोष्ण कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और मौसम ठंडा भी रहता है, दोनों मिक्स रहता है। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा ठंडी, तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखो सूर्य का प्रकाश एकदम नहीं पहुँच पा रहा है। इस वाले क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश एकदम नहीं पहुँच पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश एकदम नहीं पहुँच पाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर खूब ठंडी पड़ेगी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शीत कटिबंध कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको शीत कटिबंध कहेंगे। इतनी बात समझ में आई, इसको क्या कहेंगे, इसको शीत कटिबंध कहेंगे। ठीक है, अब देखो दो तीन चीज़ें यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप क्या कहोगे, आप कहोगे कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है ना, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण तक का जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है, उष्ण कटिबंध। ठीक, फिर आपसे पूछा जाएगा शीतोष्ण कटिबंध वाला कौन सा क्षेत्र है। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले कि शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र कौन सा है, तो शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर के बीच का जो क्षेत्र है, और 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, वो आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, मौसम मिला जुला है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, आराम से एक बार फिर से देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर आपसे शीत कटिबंध पूछ ले कि शीत कटिबंध क्या है, तो आप कहोगे 66.5 डिग्री
नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री तक, 90 डिग्री नॉर्थ तक, और 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, वो आपका शीत कटिबंध कहलाएगा। क्या होगा, शीत कटिबंध कहलाएगा, जिसको आप उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव कहते हो, जिसको आप क्या करते हो, जिसको आप दक्षिणी ध्रुव और क्या करते हो, और उत्तरी ध्रुव कहते हो। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, एकदम ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, तो ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश एकदम नहीं पहुँच पाता है, और यही कारण है कि आप देखते हो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, 6-6 महीने की रात होती है। क्या होता है, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा नहीं तो फिर क्या होगा, अंधकार ही अंधकार रहेगा। क्या होगा, तो अंधकार ही अंधकार रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, डाउट, समस्या, परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी रहती है तो क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की, और हम लोग बात करेंगे किसकी, देशांतर रेखाओं की। हम लोग अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे और हम लोग देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा। अभी हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड जो कुछ हो सकता है उस पर भी देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग समझ जाइए। ठीक है, अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो, हम लोग पृथ्वी की बात करें, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, और इस पृथ्वी पर जितनी भी इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं खींची गई हैं वो क्या होती हैं, वो अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, क्या होती हैं, इस पृथ्वी पर जितनी भी लेटी हुई रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, जितनी भी लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब अक्षांश रेखा कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या हो रही हैं, तो ये 1 डिग्री की दूरी पर खींची गई। जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं कितने डिग्री की दूरी पर, 1 डिग्री की दूरी पर खींची गई हैं। और 1 डिग्री में, 1 डिग्री की दूरी में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 डिग्री की दूरी में अगर हम लोग बात करें कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप कहोगे लगभग 111 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, कितने, तो 1 डिग्री में कितने किलोमीटर होते हैं, ये 1 डिग्री की दूरी पर रेखाएं खींचेगी ना। तो अगर आपसे पूछे कि 1 डिग्री से ये 1 डिग्री की दूरी कितनी है, तो आप क्या कहोगे, लगभग कहोगे 111 किलोमीटर है। और इस 1 डिग्री की दूरी को, मतलब 111 किलोमीटर को पार करने में 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में जाने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। जितनी चीज़ों को लिख रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। किस तरीके के प्रश्न बनेंगे सब मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 1 डिग्री की दूरी पर अक्षांश रेखाओं को खींचा गया है। और 1 डिग्री की दूरी पर कितनी दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर। जैसे मान लीजिए ये 1 डिग्री पर एक रेखा खींची गई और ये 1 डिग्री पर एक रेखा खींची गई। ठीक है, तो अब इनके बीच की दूरी पूछा जाए तो इनके बीच की दूरी आप क्या कहोगे, आप कहोगे 111 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 111 किलोमीटर है। और अगर इस 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में जाना हो तो दूसरी डिग्री तक जाने में आपको कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो सारी अक्षांश रेखाएं जो हैं तो वो एक समान अंतर पर 1-1 डिग्री की दूरी पर खींची गई हैं। 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं और 1 डिग्री से दूसरी डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको कुछ अक्षांश रेखाएं मैंने आप लोगों को बताई जिसको आपको याद रखना है, जिसको मैंने पहले ही बता दिया। जैसे कर्क रेखा, तो ये 23.5 डिग्री क्या हो रही है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजर रही है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध से जो गुजर रही है, साथ ही साथ भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, क्या हो रही है, तो भारत के मध्य से गुजर रही है। अब 8 राज्यों से गुजरती है, अभी उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा जो है तो ये भारत के मध्य से गुजर रही है। इसी तरीके से मकर रेखा की बात करेंगे तो मकर रेखा क्या हो रही है, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण से गुजर रही है और ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजर रही है। ठीक है, क्या हो रही है, मकर रेखा अगर हम लोग बात करेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण से और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजर रही है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, कौन है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से क्या हो रही है, जहाँ से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, तो अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका जो है तो ये एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखा गुजर रही है। ठीक है, अफ्रीका से अगर हम लोग बात करें तो कर्क रेखा भी गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और क्या होती है, और मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से क्या हो रहा है, तीनों रेखा गुजर रही है।
कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजर रही, ठीक है। कर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको 1-1 डिग्री की दूरी पर खींचा गया है और 1-1 डिग्री की दूरी में 111 किलोमीटर होते हैं और 111 किलोमीटर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इतनी चीज़ क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर पूछा जाए सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होगी, तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो है वो एकदम बीचों बीच वाली होगी, मतलब 0 डिग्री अक्षांश वाली, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, जो भूमध्य रेखा है, ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा, याद रखेंगे क्या है, तो ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा, क्योंकि अब इसके ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे ना तो लगातार रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जाएगी। तो सबसे लंबी अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखा कौन सी है तो आप क्या कहोगे, तो भूमध्य रेखा को कहोगे, ठीक। चलो यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसे देखो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, ठीक है। ये तो हम लोग ने बात कर ली अक्षांश रेखा की। अब हम लोग इसी तरीके से कुछ देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं, देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देशांतर रेखा क्या होती हैं, तो देखो जो लेटी हुई रेखा थी ना वो सब अक्षांश रेखा थी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी पर जो खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, क्या है, तो उसी तरीके से पृथ्वी पर जो खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, वो देशांतर रेखा कहलाती हैं, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री देशांतर से, जो एकदम पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से गुजर रही। ध्यानपूर्वक सुनना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। जितनी भी लेटी हुई रेखा थी उनको हम लोग अक्षांश रेखा कहते थे। अब जितनी खड़ी रेखाएं हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग देशांतर रेखा कहेंगे। ऊपर की तरफ आपका क्या है, ऊपर की तरफ आपका उत्तरी ध्रुव है, ऊपर की तरफ क्या है, उत्तरी ध्रुव है। और नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो नीचे की तरफ आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो आपसे ये कहे कि जितनी खड़ी रेखाएं हैं, या फिर आपसे ये कहे कि ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, तो ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है तो वो कौन सी रेखा है, तो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। खड़ी रेखा आपसे पूछा जाए या फिर आपसे ये कहे कि ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, तो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे देशांतर रेखा होती है, ठीक है, देशांतर रेखा होती है। ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है, देशांतर रेखा। क्लियर है। चलिए अब आगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ना, ये ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, ठीक है। कहाँ से, तो ये ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, ठीक है। कहाँ से, तो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है और ये ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, तो जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनना और नोट डाउन करते चलना, ठीक है। तो 0 डिग्री को ही हम लोग क्या करते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, ये जो 0 डिग्री रेखा है ना, यहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। अब इतने सारे प्रश्न बन जाते हैं इसी एक रेखा से, तो आपसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा किसे कहते हैं, ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री के जो इस तरफ वाला हिस्सा है, तो ये किस दिशा में, 0 डिग्री के इस तरफ के हिस्से की हम लोग बात करेंगे तो ये पश्चिम दिशा में है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी देशांतर। 0 डिग्री के पश्चिम में जो हिस्सा है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग पश्चिमी देशांतर कहते हैं। और 0 डिग्री के इस तरफ जो हिस्सा है ना वो पूर्व दिशा में, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, तो इधर हम लोग पूर्वी देशांतर कहेंगे। बात समझ में आ गई। 0 डिग्री के पश्चिम में जो है, ठीक है, 0 डिग्री के इस तरफ पश्चिम में जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग पश्चिमी देशांतर कहेंगे। और 0 डिग्री के जो पूर्व में है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग पूर्वी देशांतर कहेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई,
0 डिग्री देशांतर पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और इसको हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको ग्रीनविच लंदन से गुजरती है इसलिए ग्रीनविच रेखा कहते हैं। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि इसको हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 0 डिग्री के इधर वाला हिस्सा पश्चिम दिशा में, तो इधर जो कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ठीक है, और इधर जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो पूर्व दिशा में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग पूर्वी देशांतर कहेंगे। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि ये मान लीजिए हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर हम लोग बात करेंगे तो इस पृथ्वी पर बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कह रहे हैं। ठीक है, इस देशांतर रेखा के इस तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो 180 रेखाएं खींची गई हैं और इस तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरफ 180 रेखाएं खींची गई हैं। टोटल रेखाओं की संख्या अगर हम लोग बात करेंगे कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360 है। मतलब यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे और यहाँ तक अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कुल रेखा कितनी है, तो 360 है। कितनी रेखा है, 360 रेखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री के इस तरफ 180 रेखा खींची गई, 0 डिग्री के इस तरफ 180 रेखा की गई और अब कुल की गिनती आप करोगे तो यहाँ से जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक 180, टोटल रेखा कितनी है, 360। कितनी है, 360। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप कहोगे 4 मिनट बताया था। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 360 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, क्या करोगे, तो आप 360 गुणे क्या कर दोगे, गुणे 4 कर दोगे। तो गुणे 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 छक्का 24, 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 2 14 हो जाएगा, 1440 मिनट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अगर इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से और यहाँ तक जाते हो तो कितना, 1440 मिनट का समय लग रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में अगर हम लोग बात करेंगे, एक दिन में कितने, तो 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो क्या कहोगे, 24 गुणे 60 कहोगे, मतलब कितने, 1440 मिनट। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी आपको क्या हो रहा है, 1440 मिनट का समय लग रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक रेखा है जो कौन सी है, वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो एक रेखा है कौन सी, 180 डिग्री देशांतर रेखा। और इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को जैसे ही पार करते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, आपका 24 घंटा पूरा हो जाता है। और जैसे ही 24 घंटा पूरा होगा ना, तो आपकी क्या हो जाती है, आपकी जो तारीख होती है ना, वो तारीख बदल जाती है। ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे आप 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करते हो ना, तो क्या होता है, आपके 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, आपकी तारीख बदल जाती है। तो याद रखिएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या करते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, तो 180 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे। क्लियर है। तो 2 रेखाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। एक बताया 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो मैंने आप लोगों को रेखा बताई वो कौन सी, वो मैंने बताई 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को जो मैंने बताई वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और जो जो प्रश्न बनते हैं ना, उन सब प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग बात करें तो आपसे एक प्रश्न बन जाता है, आपसे एक प्रश्न बन जाता है और वो प्रश्न क्या बनता है, वो ये बनता है कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा वो एकदम कॉर्नर से गुजर रही है, ये यहाँ से गुजर रही है, कौन सी, तो यहाँ से आपकी गुजर रही है 180 डिग्री देशांतर रेखा। और आपसे एक प्रश्न बनता है कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये किस महासागर से गुजरती है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, तो आप कहोगे प्रशांत महासागर से गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आप कहोगे प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है,
जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है, ठीक है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगर आपसे पूछे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा किस महासागर से गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा किस महासागर से गुजरती है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अटलांटिक महासागर से गुजरती है। ये कुछ ऐसे प्रश्न है ना जिनको एकदम वन लाइनर आप रट्टा मार डालो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। आपसे पूछा जाए 180 डिग्री देशांतर रेखा किस महासागर से गुजरती है, आप कहोगे प्रशांत से। अगर आपसे पूछे 0 डिग्री देशांतर रेखा किस महासागर से गुजरती है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अटलांटिक महासागर से। कहाँ से, अटलांटिक महासागर। ठीक, चलो एक और प्रश्न आपसे बनता है, एक और प्रश्न आपसे बनता है। मान लो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, क्या है, ये हमारी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपकी गुजर रही है कौन सी, तो ये गुजर रही है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कौन सी, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपकी एक रेखा गुजर रही है कौन सी, तो ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। और आपसे प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बनता है, आपसे प्रश्न बनता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है, तो ये मिलती कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर मिलती हैं, तो ये दोनों रेखाएं मिलती हैं अटलांटिक महासागर में। अगर आपसे पूछ ले कि अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर मिलती हैं, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। ठीक है, कहाँ पर, तो अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। ठीक भाई बात। चलो अब एक बात और ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 डिग्री को घूमने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, तो 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो 15 डिग्री में कितना घूमेगा, तो 15 डिग्री में अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 गुने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले डायरेक्ट कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, क्या होती है, तो 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 15 डिग्री घूमती है। क्लियर भाई बात। चलो आगे अगर हम लोग बात करेंगे, देखो भारत का जो विश्व का जो मानक समय है, अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मानक समय है, तो मानक समय कहाँ से लिया गया, तो मानक समय जो है वो 0 डिग्री देशांतर से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया, तो 0 डिग्री देशांतर से लिया गया, ग्रीनविच लंदन से लिया गया। ठीक है, कहाँ से, तो ग्रीनविच लंदन से लिया गया। मानक समय की अगर हम लोग बात करेंगे तो मानक समय जो है वो ग्रीनविच लंदन से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से, तो ग्रीनविच लंदन से लिया गया है 0 डिग्री देशांतर से। भारत के मानक समय की अगर हम लोग बात करें, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भारत का मानक समय क्या है, और भारत का मानक समय इसको क्यों चूज़ किया गया वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी खाली इतना समझिए कि जो भारत का मानक समय है वो क्या है, तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या है, तो भारत का मानक समय क्या है, तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और भारत का जो समय है और जो ग्रीनविच लंदन का जो समय है, इन दोनों के बीच का अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 5.5 घंटे। कितना, तो आप कहोगे 5.5 घंटे। अब 5.5 घंटे का अंतर क्यों होगा, देखो 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 82.5 डिग्री की बात करेंगे तो क्या करोगे, तो 82 गुने 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 8 32। ठीक है, क्या हो जाएगा 32, 328। तो ये तो 82 डिग्री का हुआ, और यहाँ पर हम कितने डिग्री की बात कर रहे हैं, 82.5, साढ़े की बात कर रहे हैं। मतलब 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो आधे डिग्री में क्या होगा, आधे डिग्री में 2 मिनट और हो जाएगा, मतलब 330 मिनट हो जाएगा। तो ये कारण है 330 मिनट का, चाहे आप क्या कर लो, चाहे आप 5.5 घंटे का, एक ही बात है। तो ये रीज़न है कि भारत का जो समय है वो लंदन के समय से क्या हो रहा है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा क्यों है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बिल्कुल परेशान होती है। तो यहाँ तक जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग वापस चलते हैं अपने NCERT बुक पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे, कल हम लोगों ने यहाँ तक बात की थी और आज हम लोग इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो अब ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को देखते चलिएगा। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या होता है, सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश जो है वो दोपहर में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को में क्या होती है, अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बना करके बताया था, खूब अच्छे से आज ही बताया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है,
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो क्या होगा, गर्मी अच्छी खासी पड़ेगी, गर्मी अच्छी खासी पड़ेगी तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, और इसीलिए इसको क्या करते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने खूब अच्छे से बात की है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना कि कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, तो कर्क रेखा से लेकर के ही कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में ही सूर्य का प्रकाश जो है वो लंबवत पड़ता है। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्रुवों की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ध्रुवों की तरफ क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाती हैं, सीधा नहीं पड़ता है। और क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है, दक्षिणी ध्रुव की अगर हम लोग बात करेंगे तो बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तापमान मध्यम रहता है। मध्यम का मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, तापमान मध्यम रहता है, और इसीलिए इसको क्या करते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था मैप पर, अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो एक बार फिर से आप जो है बैक जाइएगा और बैक में जा करके देखिएगा कि मैंने किस वाले क्षेत्र को आप लोगों को, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बताया था। ठीक है, खूब अच्छे से मैंने आप लोगों को बना के बताया है। एक बार में हो सकता है समझ में ना आए, तो ज़रा आप एक बार फिर से आप उसको बैक जा करके देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग बात करेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है तो इनके बीच का क्षेत्र बहुत अधिक ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। जो मैंने आपको उत्तरी ध्रुव बताया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि 6 महीने की दिन 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। क्या करते हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों की बात करेंगे, याम्योत्तर एवं ध्रुव वृत्त की बात करेंगे। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, तो याम्योत्तर रेखा कहते हैं या फिर ध्रुव वृत्त कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्रुवों को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली या फिर पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण में खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं, उनको याम्योत्तर रेखा कहते हैं, ध्रुव वृत्त कहते हैं, या फिर इनको देशांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मेरिडियन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो ध्रुव वृत्त भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से रेखाएं खींची गई। ठीक है, क्या हो रहा है, तो इस तरीके से रेखाएं आपकी खींची गई हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको हल्की हल्की रेखाएं दिख रही हैं। तो इस तरीके से जो भी रेखाएं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली याम्योत्तर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन माना गया। ठीक है, तो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो क्या हो रही है, वो ग्रीनविच लंदन से गुजर रही है, और इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या करते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, इन सब नामों से जाना जाता है और आपके एग्जाम में यहाँ से सब जगहों से प्रश्न बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि 0 डिग्री देशांतर, इसीलिए तो इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और क्या कह रहा है, और कह रहा है यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री पूर्व या फिर 180 डिग्री पश्चिम, जो 360 रेखाएं मैंने आप लोगों को बताई, तो उसकी हम लोग गणना करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या कह रहा है, प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिल करके पृथ्वी को 2 समान पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का काम करते हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया कि 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जो हिस्सा होगा वो पश्चिमी देशांतर होगा, और जो पूर्व में जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो पूर्वी देशांतर होगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, देखो पश्चिम में जो गोले का आधा हिस्सा होगा उसको पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, और पूर्व में जो गोले का आधा हिस्सा होगा उसको क्या करेंगे, उसको पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम में जो गोले का आधा हिस्सा होगा उसको पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, जो पूर्व में गोले का आधा हिस्सा होगा उसको क्या करेंगे, पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे देशांतर और समय की। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से पहले क्या होता था, प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य की परछाई से लोग क्या करते थे, समय की गणना करते थे, क्योंकि उस समय घड़ी तो हुआ नहीं करती थी। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर आपसे कह रहा है पृथ्वी जो है वो पश्चिम की ओर चक्कर लगाती, पश्चिम से पूर्व की ओर। कल वाली क्लास में हम लोगों ने इसकी बात की थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी जो है वो क्या करती है, तो वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। जरा आप लोग मुझे बताइएगा कौन से दो ग्रह हैं, कौन से दो ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, कौन से दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। कल हम लोगों ने इसकी बात की थी। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा, उनका समय ग्रीनविच से, ठीक है, क्या हो जाएगा, उनका समय ग्रीनविच से पीछे हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो उनका समय ग्रीनविच से, ठीक है, पीछे हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, अब इसको भी समझ लो मेरे भाई, अब इसको भी समझ लो अच्छे से भाई, इसको भी समझ लो आप लोग अच्छे से। क्या कह रहा है, जैसे देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने पृथ्वी बनाई और ये क्या है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीनविच रेखा कह रहे हैं। अब इस देशांतर रेखा के पूर्व में जो होगा उसका समय क्या होगा, उसका समय बढ़ेगा, क्या होगा, उसका समय बढ़ेगा। लेकिन पश्चिम में जो होगा उसका समय क्या होगा, उसका समय घटेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसे 0 डिग्री से बात करें तो 0 डिग्री से जो आगे की तरफ होगा उसका समय क्या होगा, बढ़ेगा, और 0 डिग्री से जो पश्चिम की तरफ होगा उसका समय 0 डिग्री की अपेक्षा क्या होगा, घटेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है पृथ्वी पश्चिम से और पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अथवा वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में, ग्रीनविच रेखा मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से क्या होगा, आगे होगा, जबकि जो पश्चिम में होंगे उनका समय क्या होगा, उनका समय पीछे होगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी जो है वो लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना, 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, मतलब कल हम लोगों ने बात की थी ना कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में वो कितना, तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया ना 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री घूमेगी, और 4 मिनट में क्या करेगी, 1 डिग्री। 1 डिग्री में 4 मिनट घूम रही है तो 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, क्या होगा, तो 15 × 4 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटे आगे। ठीक है, इसको भी हम लोग जब भारत के बारे में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे समय आगे होता है और कैसे हम लोग किसी स्थान का समय निकालेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग किसी भी देश के समय को ज्ञात करेंगे कि उसका समय कितना आगे है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इसको परेशान मत होइए। ठीक है, बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे हम लोग समय को निकालने का काम करेंगे। ठीक है, भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत जो है वो ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच लंदन से अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना, 82.5 डिग्री पूर्व में है, और यहाँ का जो समय है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ का समय ग्रीनविच लंदन के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच लंदन के समय से कितना, तो 5.5 घंटे आगे है, याद रखिएगा। जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तब भारत में कितना बजेगा, तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। क्यों, क्योंकि 5.5 घंटे समय आगे है। तो अगर दोपहर का 2 बज रहा है कहाँ पर, लंदन में, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, तो हमारे यहाँ 7:30 बजेगा शाम का। क्यों, क्योंकि हमारा समय जो है वो ग्रीनविच लंदन के समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे। कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे, याद रखेंगे कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। कल भी हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, अपना अक्ष पर जो चक्कर लगाती है उसको घूर्णन कहते हैं। और घूर्णन गति की वजह से क्या होता है, घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
जबकि अगर हम लोग बात करें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, लेकिन अगर वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, याद रखिएगा। तो घूर्णन गति अलग है, परिक्रमण गति अलग है, याद रखिएगा। साथ ही साथ एक प्रश्न और बन जाता है कि पृथ्वी जो है तो वो अपने कक्षीय सतह से कितना, तो 66.5 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से क्या करती है, पृथ्वी 23.5 डिग्री तक अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और अपने कक्षीय सतह से अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कितना, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करते हैं उनको प्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती। पृथ्वी जो है वो एक वर्ष या फिर कहें 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, याद रखिएगा। क्या करती है, तो एक चक्कर लगाती है, और एक वर्ष 365 दिन का तथा 6 घंटे का इसमें नहीं जोड़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 365 दिन का ही एक वर्ष मानते हैं, 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 6 घंटे जो ना, ये 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, तो 4, अगर हम लोग बात करेंगे जो 6 घंटे होते हैं ना, ये 4 सालों में जुड़ करके 24 घंटे हो जाते हैं, और फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, जो हम लोग रीजनिंग में लीप वर्ष पढ़ते हैं। तो रीजनिंग में आप देखते हो ना कि 4 सालों में 6 घंटे जुड़ करके 24 घंटे हो जाते हैं, और फरवरी में जो है 4 साल में एक दिन जो है वो 29 दिन का होता है, बाकी दिन क्या होता है, 28 दिन का होता है। 4 साल में फरवरी में एक दिन होता है 29 दिन का, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। रीजनिंग में कैलेंडर वाले प्रश्न आते हैं तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना लीप वर्ष वाले पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको परिक्रमण गति कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ये कौन सी, तो ये परिक्रमण गति होती है, इसको हम लोग वार्षिक गति कहते हैं, और इसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट हैं जिनको आप याद रखेंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है, याद रखिएगा। 21 जून की अगर हम लोग बात करेंगे तो 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होगा, तो आप क्या कहोगे, 21 जून को। यहाँ पर देखिए 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। 21 जून की अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दक्षिणी ध्रुव में अगर हम लोग बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है, और इसीलिए ठीक है क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। अगर हम लोग ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें, उत्तरी ध्रुव जो होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, लगातार 6 महीने तक रात रहती है। कारण क्या है, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 6-6 महीने की दिन, 6-6 महीने की रात होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये प्रश्न आपका डायरेक्ट आपसे पूछा जा चुका है सीटेट में कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। हम लोग के यहाँ बात करें, भारत में बात करें तो हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग के यहाँ क्रिसमस जो है वो ठंडियों में मनाते हैं, दिसंबर के महीने में, लेकिन हम लोग उत्तरी गोलार्ध वाले हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जब दिसंबर में ठंडियाँ पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस मनाया था। और ये डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, ठीक। आगे अगर हम लोग बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर या कहें भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दोनों गोलार्धों को समान रूप से सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको विषुव कहते हैं।
21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों गोलार्धों को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बराबर प्रकाश पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। और ये 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। जब 21 मार्च को पड़ता है, जब 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बसंत विषुव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बसंत विषुव। और 23 सितंबर को जब क्या होता है, 23 सितंबर को जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं शरद विषुव कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, तो उसको शरद विषुव कहते हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों ही दिन क्या होगा, दोनों ही दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ेगा। कहाँ पर, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ेगा 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को जब सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो उसे बसंत विषुव कहेंगे, और 23 सितंबर को जब पड़ेगा तो उसे शरद विषुव कहेंगे। क्लियर है। तो ये आज की महत्वपूर्ण जानकारी थी, छोटी सी क्लास थी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की है। जितनी चीज़ों को हाईलाइट किया उन सारी चीज़ों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और ठीक है, क्लास को एक बार फिर से देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आपके लिए बनते हैं। ठीक है, तो ये सीटेट के नोट्स के माध्यम से, एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोग चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर मैसेज करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आप पूरी तरीके से आपके डाउट को दूर करने का काम किया जाएगा। अगर आपको सीटेट की नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो फिर आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। आपसे एक छोटी सी सहायता राशि ली जाएगी और आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि घर बैठे आप आराम से सीटेट की तैयारी कर सके, प्रिपरेशन कर सके। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।